नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को आज के लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर आप इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ लेंगे तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार्बन होता क्या है। ठीक, कार्बन इज़ एन नॉन मेटल, इट्स सिंबल इज सी। देखो कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल है और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फूड, बुक्स, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। यानी देखो, चाहे फूड की बात करें, बुक्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड से मिलकर ही बनती हैं। इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02%। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो अर्थ क्रस्ट पर कार्बन जो होता है वो 0.02% पाया जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 6 होता है। ठीक है, तो अभी हम बेसिक कार्बन के बारे में जानकारी ले रहे थे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें। जैसे अगर हम एलिमेंट की बात करें, एटॉमिक नंबर की बात करें और उनका कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 2 4। ऐसे ही हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ 1 ही आएगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बेटा तो 2 और 6 होगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5। यहीं पर थोड़ा सा हम समझ लेंगे वैलेंसी क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैलेंसी, देखो बेटा वैलेंसी का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, क्या होगा, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1। एक यहाँ पर मैं रूल बता दे रहा हूँ। देखो अगर लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उस एलिमेंट की और जो वैलेंसी होगी वो वही रहेगी। पर अगर किसी ऑर्बिट के लास्ट किसी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, ये सब हैं, तो उसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 8 से लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको माइनस कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो क्या है, जैसे ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 थोड़ी ना होगी, तो ये दूसरे पॉइंट में क्या है, 6 आएगा। तो जब 6 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 8 - 6 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी 2 आ जाएगी। नाइट्रोजन की बात करते हैं, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 5 तो होती नहीं, तो 8 - 5 कर देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि वैलेंसी क्या होती है और वैलेंसी कैसे निकालते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लोगे भाई, हम इसी तरीके से लिखते हैं ना, 2 8 है ना, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कार्बन का भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक, तो पहली कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, सॉरी 2 4 होगा, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस में यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, समझे। तो इट कुड टेक 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग एनायन। देखो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एनायन बनाना है तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, भाई बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, 4 पहले से हैं तो इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये एनायन बनाएगा।
इट कुड गिव 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कैटायन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दे तो ये क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा। तो समझ गए कैटायन एनायन कैसे बनाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, आगे बात करते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, तो शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी एटम्स के बीच में या तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो या फिर उससे ज़्यादा डबल पेयर ट्रिपल पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो, तो वहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे बेटा, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो ये यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो बनेगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। समझ गए, ठीक है। आगे देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो एक ऑक्सीजन का एटम ये हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का एटम ये हो जाएगा। हमें पता है कि ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पर ये डबल पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होगा। समझ में आया। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम N2 के बीच में बात करते हैं, तो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के एटम के बीच में, तो इनकी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये वाला नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा यहाँ से, ऐसे इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। इस वाले नाइट्रोजन ने इससे 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिए, तो इसने अपनी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर देख रहे होगे 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो ये जो बना हमारा बॉन्ड, ये इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो देखो भाई ऑक्सीजन को यहाँ रख लेंगे, एक हाइड्रोजन हम यहाँ रख देंगे, एक हाइड्रोजन हम यहाँ रख देंगे, और हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन इससे लेगा एक इलेक्ट्रॉन, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अपनी ऑक्टेट करेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला ले लेगा, अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मीथेन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें देखो ये कार्बन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है, एक इधर रख दो, एक इधर रख देते हैं और एक ऊपर रख देते हैं। कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ऐसे। हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे। ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये वाला इससे एक उधार ले लेगा, ये वाला इससे एक उधार ले लेगा, ये वाला इससे एक उधार लेगा, और कार्बन क्या करेगा, सबसे एक एक ले लेगा। तो इस तरीके से ये सब अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से मेथेन बन जाता है। समझ में आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन से होंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर डायमंड भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स है। होता क्या डायमंड, ईच ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड ऑफ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। डायमंड क्या होगा कि ईच ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर एटम, हर एक कार्बन एटम क्या होगा, वो 4 अदर कार्बन एटम से क्या होगा, बॉन्डेड होगा, ठीक है। इट इज हार्डेस्ट
नेचुरल सब्सटेंस। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। इट इज़ इंसुलेटर बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये एक इंसुलेटर होता है लेकिन हीट का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। और इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं अब बेटा ग्रेफाइट। ये भी एक कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, या कार्बन का ही हम कह सकते हैं एक रूप है। ग्रेफाइट होता क्या है? ईच ऑफ द कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 अदर एटम ऑफ कार्बन। इसमें क्या होगा, जो एक कार्बन एटम होगा वो 3 अदर कार्बन एटम से बाउंडेड होगा। द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव, दस ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, वहाँ से मूव होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। उसके बाद में फ्लोरेंसेस की बात करते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट फ्लोरेंसेस हैज 60 कार्बन एटम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्या होता है। सबसे पहले कैटिनेशन की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है बेटा, ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें क्या होगा कि कार्बन का एक एटम किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, यानी बॉन्ड विद एटम ऑफ कार्बन, है ना, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन एटम में बी लाइकली बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सबको पता है कि कार्बन एटम क्या होता है, वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं बॉन्ड बन रहा है तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबल होगा। स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो स्टेबल होगा। अब देखो, अब हम बात करेंगे टेट्रावैलेंसी की। टेट्रावैलेंसी क्या होता है बेटा, टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं। हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स। देखो, टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, 4 वैलेंसी होती है, जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है कि चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो या फिर क्लोरीन हो, इन सभी के साथ में क्या करता है, ये एलिमेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक, जैसे CO2 की बात करते हैं यहाँ पर, देखो कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। भाई देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 हैं, इसमें ऑक्सीजन के एटम में लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। आगे हम बात करते हैं बेटा आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म होता क्या है, मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज आइसोमर्स। आइसोमर्स होते क्या बेटा, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होगा पर उस मॉलिकुलर फार्मूला का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे हम ब्यूटेन की बात करते हैं, C4H10, मॉलिकुलर फार्मूला यही है, ठीक, पर इसका जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो आपको ऊपर दिख रहा होगा मीथ एथ प्रोप ब्यूट, एक तो इस तरीके से हम ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और दूसरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा है आपको, ये मेथ एथ प्रोप ब्यूट। एक तो हम इस तरीके से ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब समझे कि ब्यूटेन का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर अलग अलग होगा, इसी को बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म। आगे हम बात करेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते क्या हैं बेटा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इज कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड वे कार्बन कंपाउंड होंगे जिसमें क्या होगा कि जितने भी कार्बन एटम होंगे
वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वही हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। दीज कंपाउंड्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है, ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, और दीज आर जनरली नोन एज एल्केन, इनको हम बेसिकली एल्केन के नाम से जानते हैं। तो सीधा सीधा ये सैचुरेटेड में होगा क्या, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड बने वही हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। जैसे हम मीथेन की बात करते हैं, CH4 होता है, तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो यहाँ पर ये मीथेन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। वैसे ही हम ईथेन की बात करते हैं तो एथेन में क्या है, C2H6, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनना है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ऐसे ही हम ब्यूटेन की बात कर लेते हैं, पेंटेन की बात कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे एग्जाम्पल हैं। ब्यूटेन में देखो सब में सिंगल बॉन्ड बनना है, ऐसे ही पेंटेन की बात करते हैं, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड बनना है। तो ये सारे के सारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बने, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा लेकिन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बने। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। अगले पेज पे चलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते क्या है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 or more डबल or ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिले बेसिकली वो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा, है ना, यानी ऐसे कार्बन एटम जिनके बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिले, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले, है ना, तो वो अनसैचुरेटेड होगा। कंपाउंड्स विद डबल बॉन्ड जनरली कॉल्ड एल्कीन। अच्छा, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर क्या होगा, एल्कीन होगा, और जहाँ पर कंपाउंड्स विद ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पर क्या होगा, एल्काइन। तो एल्काइन जहाँ पर बने आप समझ जाइए कि वो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बेटा देख लो यहाँ पर दिया गया एथीन दिया गया है, मतलब डबल बॉन्ड बनना है, तो डबल बॉन्ड बनना अनसैचुरेटेड। प्रोपीन डबल बॉन्ड बनना, ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। वैसे ही हम बात करेंगे ब्यूटीन, तो ब्यूटीन में देखो क्या है, डबल बॉन्ड बनना है, ठीक। ऐसे ही एथाइन में देखो ट्रिपल बॉन्ड बनना है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड बनना है, अनसैचुरेटेड है। ऐसे ही हम बात करते हैं ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन में भी देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनना है, दिस इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। समझ गए होंगे आप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब हम कार्बन कंपाउंड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जैसे पहली केमिकल प्रॉपर्टीज आती है कंबजन का मतलब क्या होता है, कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। मतलब समझो, अगर कार्बन के किसी भी कंपाउंड को या उसके एलोट्रॉप्स को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हीट एंड लाइट मिलेगा। जैसे कार्बन, कोई भी कार्बन ले लो भाई, किसी भी चीज़ को आप लकड़ी सूखी जला दो, है ना, तो कार्बन या कोयला जला दो, आप कोयले को जलाओगे तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जब कोयले को आप जलाओगे तो क्या होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलेगी, हीट एंड लाइट आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम मीथेन को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट एंड लाइट हमें देखने को मिलेगा। तो कहीं भी कार्बन को आप अगर जलाते हो, बर्न करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट मिलेगी और हीट मिलेगी, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो बेटा देखो, अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, जैसे एथिल एल्कोहल है ना, क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल है भाई, इसमें भी कार्बन है, तो इसका जो हम एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनता है, एथेनोइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड बन जाता है। अगली रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन इन एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट। समझो, अगर कोई हमारे पास ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है
और उस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ठीक, निकेल, पैलेडिनम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, ये भाई देखो क्या होगा, इससे यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, तो बनेगा क्या, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी यूजिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा इसमें होमोलोगस सीरीज क्या होती है। अ होमोलोगस सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम जनरल फॉर्मूला एंड डिफरेंट बाय ओनली कार्बन चेन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होता है जिसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंपाउंड विथ सेम जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर कंपाउंड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, लेकिन डिफरेंट बाय कार्बन चेन, कार्बन चेन की के द्वारा ये क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनमें तो जनरल फॉर्मूला सबका एक ही जैसा है, सब एल्कोहल के हैं, लेकिन ये कार्बन चेन की वजह से क्या है, डिफरेंट हैं। भाई यहाँ कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 4 है। इस वजह से ये कार्बन चेन के वजह से या कार्बन चेन के लेंथ की वजह से ये डिफरेंट है। बाकी हम इनके अगर कंपाउंड की जनरल फॉर्मूले की बात करें तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं होमोलोगस सीरीज कलेक्शन ऑफ कंपाउंड विद सेम जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला सब कहीं ना कहीं एल्कोहल ही बना रहे हैं। इसके पॉइंट, ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जितने भी हमारे कंपाउंड ऊपर आप देख रहे हैं इन सभी का क्या है कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं। ऑल मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, आगे चलते हैं। हाँ, बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर में क्या है कि अगर कार्बन 1 है तो मेथ, अगर कार्बन 2 है तो एथ, अगर कार्बन 3 है तो प्रोप, अगर कार्बन 4 है तो ब्यूट, अगर कार्बन 5 है तो पेंट, और अगर कार्बन 6 है तो इसको हम हेक्स के नाम से जानते हैं। नीचे कुछ टेबल है उसको हम देख लेते हैं, फिर इसमें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप दिया गया है, प्रीफिक्स और सफिक्स। जैसे एल्केन, देखो एल्केन मैंने यहाँ लिखा नहीं, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन की बात करें डबल बॉन्ड होता है, लास्ट में क्या लग जाता है, ईन हो जाता है। एल्काइन की बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, आइन हो जाता है। एल्कोहल की बात करते हैं OH हो जाता है, ऑल जुड़ जाता है। एल्डिहाइड की बात करते हैं सिंगल बॉन्ड CHO अल हो जाता है, और कीटोन में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड से O जुड़ जाता है तो ओन हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सिंगल बॉन्ड C डबल OH हो जाता है तो ये ओइक एसिड हो जाता है, और क्लोरीन में हमारा क्लोरो जुड़ता है। ठीक है, समझते हैं। जैसे यहाँ पर समझो, ठीक, जैसे मान लो कि हमें बनाना है प्रोपीन, हमें बनाना है प्रोपीन। अब प्रोपीन मतलब ईन आ रहा है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपीन बोला गया तो कहीं पर डबल बॉन्ड लगा दो। कार्बन की बैलेंसिंग, यहाँ हाइड्रोजन फिल कर दो, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इसके पास देखेंगे इस वाले कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर 2 और 1 3 और ये 4 हो जाएगा। इसके पास कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, H2 कर देंगे, तो ये हमारा बन गया प्रोपीन। ठीक, ये इन का मतलब समझ गया जहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब एल्काइन का मतलब जैसे हमें बनाना हो प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन तो मेथ एथ प्रोप। अब प्रोपाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड लगा देंगे, बैलेंसिंग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके पास 4 ऑलरेडी हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर है, तो जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिले इट मीन्स यहाँ पर आइन आ रहा, प्रोपाइन बनना है। ठीक, बाकी आप खूब प्रैक्टिस करिएगा, बना लेंगे जब आप IUPAC पढ़ेंगे। एक एक मैं बताए दे रहा हूँ। एल्कोहल में देखो, एल्कोहल का मतलब जैसे मेथिल एल्कोहल बनाना है हमें, तो मेथिल, मेथ का मतलब 1 कार्बन,
इससे हम अगर OH जोड़ देंगे तो मेथेन था, अब OH जुड़ गया तो ऑल हो जाएगा। कितने हाइड्रोजन की कमी? 3 हाइड्रोजन की इसके पास कमी है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3OH। क्या बोलेंगे? चाहे तो इसको मेथेनॉल नॉल या फिर मेथिल एल्कोहल बन गया। एल्डिहाइड की बात करते हैं, जैसे अल आ जाता है, जैसे इसमें हमें एथेनल बनाना है या प्रोपेनल बनाना है, प्रोपानल कैसे बनेगा एल्डिहाइड में देखते हैं। तो मेथ एथ और एक CHO जोड़ देंगे, बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। तो ये बन गया प्रोपानल, सिंगल बॉन्ड CHO लगा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो आप, OIC लग जाएगा, है ना। वैसे ही क्लोरो, जैसे बात करते हैं CH3Cl। ठीक, तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्लोरोमेथेन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी बेसिक तो आपको बता दिया, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और सफिक्स उनका क्या होता है ये, और एक दो एग्जाम्पल के थ्रू बढ़ा दिया। बाकी जब हम लोग इसमें जब IPSC को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ आपने बेसिक चीज़ें जान ली। अच्छा, ये छूट गया था यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो छूट गई थी आपकी पिछली। तो देखो, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, व्हेन वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा? जब किसी एक लाइट की प्रेजेंस में जब एक एटम कहीं से रिप्लेस हो, उसकी जगह दूसरा एटम जुड़ जाए, तो वो हमारी सब्स्टिट्यूट रिएक्शन होगी। जैसे मीथेन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और ये वाला हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो HCl बनाएगा। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड को भी हम देखेंगे, अभी बिल्कुल देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम एथेनॉल की बात करते हैं। बेटा, एथेनॉल होता क्या है? तो इट इज़ अ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। एथेनॉल आप जानते हो, एथिल एल्कोहल जिसे बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं उसको, जो सैनिटाइजर वगैरह आता था, है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा, और अल्कोहल वगैरह बनती है, ये सब जानते हो। इट इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 156 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 351 केल्विन होता है। यूज़ कहाँ पर करते हैं? सभी को पता है कि इट इज़ यूज इन मेडिसिन लाइक अ कफ सिरप। देखा होगा कफ सिरप वगैरह, जो खांसी की सिरप आती है, उनको पीने के बाद में थोड़ी सी हम लोगों को नींद आ जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें क्या होता है, यूज़ किया जाता है एथेनॉल का। यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉप जो बनती है उसमें, उनको बनाने में, और यूज़ इन अ लेबोरेटरी रीएजेंट, इनको लैब में जो रीएजेंट बनाए जाते हैं उनको बनाने में इसका हम यूज़ करते हैं। बात करेंगे बेटा यहाँ पर हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो पहली है कि रिएक्शन विद सोडियम। अगर हम क्या करते हैं कि एथिल एल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या? सोडियम एथॉक्साइड और H2। ठीक है, हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विद कंसनट्रेटेड H2SO4। मतलब समझ लो, अगर एथिल एल्कोहल को कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? यहाँ पर एथीन बन जाएगा और H2O बन जाएगा। समझ में आया? तो एथेनॉल हो गया। अब हम एथेनोइक एसिड की बात कर लेते हैं बेटा। एथेनोइक एसिड होता क्या है? कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। 5% to 8% एसिटिक एसिड विद वाटर इज कॉल्ड विनेगर। मतलब ऐसा एसिटिक एसिड जिसमें हम 5% एसिटिक एसिड हो, कुछ परसेंट 8% वाटर हो, तो वो दोनों मिलकर विनेगर बनाते हैं। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 391 केल्विन। सौर इन टेस्ट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आ जाता है एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है? एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर देखो CH3COOH, ठीक है, CH3COOH, इसकी रिएक्शन अगर हम क्या किसके साथ कराते हैं? एथिल एल्कोहल और एसिड की प्रेजेंस में, तो
तो यहाँ पर जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है ये क्या बनता है, एस्टर बनता है और H2O बनता है। इट इज़ यूज मेकिंग द परफ्यूम, जो आप परफ्यूम वगैरह यूज़ करते हैं उस परफ्यूम में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, व्हेन एस्टर ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब समझो ये वाला जो एस्टर बना था, अब इस एस्टर की रिएक्शन की अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एस्टर को हम क्या बोलते हैं, एथिल एथेनोएट। तो ये एस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, और सोडियम एथेनोएट में क्या हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखो बात करेंगे कि रिएक्शन विद बेस। अगर हम एथेनोइक एसिड की हम रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनना है CH3COONA और H2O बनना है। ठीक है, आगे देखो भाई बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम, देखो लिखा है ना कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन, अच्छा ये लिखा है रिएक्शन विद कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले कार्बोनेट के साथ बताते हैं, रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर दिया गया एथेनोइक एसिड और उसकी रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 2CH3 है ना, COONA और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बैलेंसी कंप्लीट है, हमें देखना होगा। तो बैलेंसी मेरे हिसाब से नहीं कंप्लीट है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगर हम 2 कर दें तो शायद यहाँ बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 4 कार्बन हो गया, 4 और 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 5। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और एक ये 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। ठीक, बैलेंस है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम एथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो यहाँ पर भी वही बनेगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक बचा है सॉप्स एंड डिटर्जेंट। सॉप यानी साबुन, डिटर्जेंट आप ये सब जानते होंगे कि सॉप और डिटर्जेंट होती क्या है। समझ लेते हैं। सॉप्स आर सोडियम आर पोटेशियम सॉल्ट इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर। देखो, अगर हम सॉप यानी साबुन की बात करते हैं तो ये किससे मिलकर, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट से मिलकर बने होते हैं और ये सॉफ्ट वाटर के साथ इफेक्टिव होते हैं, यानी सॉफ्ट वाटर के साथ ये काम करते हैं। जबकि हार्ड वाटर के साथ इनको अगर डालोगे, हार्ड वाटर के साथ इनका यूज़ करोगे तो ये इनइफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम आर सल्फोनेट सॉल्ट। तो ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं वो अमोनियम या फिर सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लॉन्ग चैन एंड दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। तो ये दोनों वाटर के साथ काम करेंगे। डिटर्जेंट को आप सॉफ्ट वाटर में डालोगे तब भी ये काम करेगा, हार्ड वाटर के साथ में डालोगे तब भी ये काम करेगा। सॉप्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बट डिटर्जेंट्स आर नॉट। हाँ, तो देखो साबुन क्या होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, यानी ज़्यादा इन्वायरमेंट को हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर जो डिटर्जेंट होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये क्या होता है, ये आयोनिक बॉन्ड इंड होता है और ये होती है हमारी पीछे वाली एक हाइड्रोकार्बन चैन। अच्छा, ये जो सॉप वगैरह होता है, सॉप काम कैसे करता है भाई, जब कपड़े धुलते हो तो ये कपड़े में जो गंदगी होती है उसको कैसे हटाता है। देखो कैसे हटाता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई कपड़ा है, ठीक, गंदा कपड़ा है, तो उस गंदे कपड़े में ज़्यादातर क्या होता है, ऑयली डर्ट होता है। तो ये मान लेते हैं कपड़े में कोई ऑयली डर्ट है, ये ऑयली डर्ट है, ठीक है। उस ऑयली डर्ट से ये जो होता है, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन चैन अटैच्ड होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊँ, जो हाइड्रोकार्बन चैन होती है वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है, वो वाटर में नहीं मिलती है, ठीक है। जबकि ये जो आयोनिक इंड होता है ये वाटर में घुल जाता है या मिल जाता है, ठीक। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चैन होती है ये जा करके जब हम पानी सॉप से क्या करते हैं, कपड़े को रगड़ते हैं, तो ये क्या होता है,
ये जो हाइड्रोकार्बन चैन होती है, ये वाली जो हाइड्रोकार्बन चैन होती है, उस ऑयली डर्ट से क्या होता है, चिपक जाता है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होता नहीं है, तो ये उससे जा कर के यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक। और ये जो आयोनिक एंड है, ये आयोनिक एंड क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो जब हम कपड़े को रगड़ते हैं तो ये इससे हटता नहीं है, ये क्या करता है, ये जो कार्बन चैन है ये इस ऑयली डर्ट यानी जो कपड़े में जो गंदगी होती है उसको खींचता हुआ बाहर की ओर चला जाता है, यानी बाहर की ओर निकाल देता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसी को बोलते हैं मिसेल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिसेल स्ट्रक्चर। तो समझ गए कि कपड़े को मतलब जो साबुन होती है, जो सॉप होती है, वो किस तरीके से कपड़े को साफ करती है, वो एक्शन कैसे करती है, ठीक है। यानी ये जो गंदगी होगी, ऑयली डर्ट होगा, इसको ये कार्बन चैन पकड़ लेगी, और जब हम इसको रगड़ते हैं या इस पर ब्रश चलाते हैं कपड़े के ऊपर, तो ये कार्बन चैन इससे अटैच्ड रहती है और ये इसको ले के चली जाती है, वहाँ से निकाल लेती है, जिसकी वजह से हमारा कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता हुआ बेटा, ये चैप्टर, इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने इस लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा डिटेल से समझ लिया और हमने वो चीज़ें समझी जो हमारे पेपर में ज़्यादा पूछी जाएंगी। बाकी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है तो आप बताइएगा। हाँ, इसमें एक टॉपिक है जो IUPAC नॉमेनक्लेचर वाला, वो थोड़ा सा मैं अलग से बताऊँगा, उसको डिटेल्स में बताऊँगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।